हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ऑफ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस तो जल्दी से जाइए और यहाँ पर आई बटन में क्लिक करिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखना। और अभी के अभी 1.5x पे लगा दीजिए वीडियो को, बिकॉज आज हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एंड पूरा एंड तक देखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाले, हाई वेटेज चैप्टर है ये बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सबसे पहले तो हमने जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, राइट। और क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, डीएनए के क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, फिर आरएनए के क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। बट एनी सब्सटेंस टू बिकम अ जेनेटिक मटेरियल, व्हाट आर द क्राइटेरिया इट शुड हैव। बिकॉज तभी क्या होता था ना, पहले के जमाने में सारे साइंटिस्ट बोलते थे, अलग अलग पार्टी में चले जाते थे। कोई बोलता था कार्बोहाइड्रेट है, कोई बोलता था प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, कोई बोलता था डीएनए है, कोई बोलता था आरएनए है। तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस थे। बट कोई भी जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नहीं बन सकता। जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए सबसे पहले तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकल स्ट्रक्चर, फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर वैसा मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर अगर मेंटेन कर पा रहा है, कोई भी अगर कंडीशन आ गई, हीट आ गया ज्यादा या कोई भी आ गया कंडीशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, केमिकल नेचर बदल जाए, नहीं तो फिर वो स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो इट शुड नॉट बी अनस्टेबल, इट शुड बी वेरी वेरी स्टेबल। नेक्स्ट इज स्लो चेंजेस दिखाने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जब होंगे ना, व्हाट इज म्यूटेशन, स्लो स्लो चेंजेस, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई भी चेंज आ जाए। स्लो स्लो माइनर माइनर चेंजेस होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, सो दैट वो इवोल्यूशन में आ जाए। मतलब अभी हम लोग को लग रहा है कि वी हैव बिकम दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, ऐसा क्यों? बिकॉज इतना ज्यादा टाइम में इतने सारे म्यूटेशंस हो गए, माइनर माइनर म्यूटेशंस, जो हमें पता भी नहीं चले, वो बहुत ही ग्रेजुअल थे। तो वो ग्रेजुअल चेंजेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ना दुनिया वैसे की वैसी रह जाएगी, वो इवॉल्व ही नहीं होगी, राइट। तो इवोल्यूशन के लिए ये माइनर चेंजेस, ये म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो खुद को रेप्लिकेट कर पाए, जो खुद की कॉपी बना पाए, दैट विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो अगर रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता, राइट। बिकॉज फर्स्ट प्रोसेस इज रेप्लिकेशन, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद में ट्रांसलेशन होता है। तो अगर वो रेप्लिकेशन ही नहीं कर पा रहा तो फिर आगे की प्रोसेस तो क्या ही कर पाएगा। एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसका मतलब है कि अगर कोई जीन है तो वो आगे जाके प्रोटीन बनाता ही है, राइट, खुद को एक्सप्रेस करता ही है। जैसे कि आई कलर है, तो आई कलर कैसे दे पा रहा है, वो आंखों का कलर ब्राउन क्यों है, बिकॉज आई कलर जीन है और वो आई कलर जीन अपना प्रोटीन बना रही है, एंड वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट या दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए वो जेनेटिक मटेरियल को। ये है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, राइट, जो कि कहता है कि स्टार्टिंग क्या प्रोसेस रहती है और उसके बाद में क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले तो ये जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है ना, ये स्टार्ट होगा बाय रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, उसका ही रेप्लिकेशन होगा, उसी का फोटोकॉपी बनेगा, राइट, रेप्लिका बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार डीएनए की कॉपी बन गई, उसके बाद में आपको बनाना है आरएनए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनाए, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड फाइनली ये सब पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ना, दैट इज बेसिकली टू मेक द प्रोटीन, एंड यही प्रोटीन आगे जाके फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, एंड फाइनली यहाँ पर एंड हो जाता है प्रोसेस। तो ये पूरा सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ फॉलो होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन ध्यान से समझो, एकदम इजी से एक्सप्लेनेशन में आपको देने वाली हूँ, जरा भी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, दैट इज माय गारंटी। सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, अभी देखो कोई भी पेरेंटल डीएनए रहेगा, यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का क्या है, ये ग्रीन कलर का मैंने पेरेंटल डीएनए बनाया है। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दो स्ट्रैंड्स पहले तो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो ग्रीन स्ट्रैंड्स है ये पहले मैंने सेपरेट कर लिए, उसके बाद में ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाएगा, ये अपना न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाएगा, एंड इससे एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, तो हो गया ना रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझते हो कि ये एज इट इज पेरेंटल डीएनए जैसा नहीं है, 50% पेरेंटल डीएनए जैसा है और 50% खुद से उसने बनाया है, न्यूली सिंथेसाइज करके बनाया है। तो 50-50 रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल।
दूसरा इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है ना, ये यहाँ पर आप समझोगे। अब ये जो मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक कैसे बनेगा? रेप्लिकेशन फोक, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर डीएनए है, ठीक है, ये दिखने वाला डीएनए है, विजिबल डीएनए। तो डीएनए पहले तो एकदम वाइंड वाले स्ट्रक्चर में रहेगा, पूरा वाउंडेड रहेगा, पूरा घुचा हुआ रहेगा। तो इसको मुझे तो पहले खोलना पड़ेगा, राइट, ये स्ट्रैंड्स को पहले तो खोलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। तो मैंने जब अनवाइंडिंग किया डीएनए को, तो आपको क्लियर ये सेम स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर मैंने इस तरीके से उसको होल्ड किया, तो ये क्या है, ये जो मुझे मिला दैट इज रेप्लिकेशन फोक, राइट। ये क्या है, ये रेप्लिकेशन फोक है। अब ये रेप्लिकेशन फोक में एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये वाला जो स्ट्रैंड है दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा जो स्ट्रैंड है दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये लीडिंग लैगिंग क्यों वर्ड्स है, ये सब चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब देखो, पहले तो आप आ जाओ यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड में। लीडिंग स्ट्रैंड में ये 3' to 5' है उसकी पोलैरिटी। अब यहाँ पर होता क्या है ना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज आता है, ये डीएनए पॉलीमरेज एक शर्त रखता है कि मैं हमेशा 5' to 3' ही काम करता हूँ। अब यहाँ पर जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है, दिस इज 5' to 3', राइट, दिस इज 5' to 3'। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आकर काम कर सकता है। वेराज यहाँ पर तो पूरा का पूरा उल्टा सीन हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है दिस इज 3' to 5'। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिकॉज ओआरआई रीजन देखकर उसने क्या किया, आरएनए प्राइमर को बुलाया, उसने प्राइमेज बना दिया, और उसके बाद में क्या, प्राइमेज ने प्राइमर बनाकर ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, पूरा का पूरा वन शॉट डीएनए बना दिया। कुछ भी मगजमारी नहीं थी ये वाले स्ट्रैंड में, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये फटफट बना लिया अपना खुद का न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, दैट इज अ डीएनए। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोलैरिटी इज ऑपोजिट, 3' to 5' है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज नखरे करेगा, वो बोलेगा मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था आई ओनली वर्क फ्रॉम 5' to 3', पर यहाँ पर पोलैरिटी क्या है, 3' to 5'। तो दिस कैन नॉट हैपन। यहाँ पर उसको बार बार ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5' में आएगा आरएनए प्राइमर, ठीक है, उसने प्राइमर बनाया, उसके बाद में क्या, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज को कॉल किया जाएगा कि आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए बनाओ, थोड़ा सा डीएनए फ्रेगमेंट बनाओ। उसके बाद में फिर से प्राइमर आएगा, फिर से डीएनए, फिर से प्राइमर, फिर से डीएनए। तो यहाँ पर ना बार बार क्या हो रहा है, बार बार छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बन रहा है, और वही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो टुकड़े वाला डीएनए है, टुकड़े वाले डीएनए को यूज करेंगे? नहीं, ये टुकड़े वाले जो डीएनए है ना, ये सारे टुकड़ों को जोड़ा जाएगा बाय डीएनए लाइगेज, बाय डीएनए लाइगेज, एंड फाइनली हमारे पास दोनों के दोनों नए स्ट्रैंड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। एंड हियर इट इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। बिकॉज देखो ना, यहाँ पर रुक रुक के डीएनए बनाया जा रहा है। सो दिस इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी है, 50% है, राइट, 50% कंटिन्यूअस है, 50% डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोग सेमी वर्ड यूज करते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? ये सारे इन्वॉल्व होंगे इन द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड फाइनली अपना न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाओ, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो वो प्रोसेस किसके बारे में ना वो समझा करो कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी बन रही है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, आरएनए बन रहा है, राइट, डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, पहले तो समझो कि वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या होना चाहिए। एक तो प्रमोटर होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चरल जीन जिसे हम सिस्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये 3 कंपोनेंट्स बनकर हो जाएंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर ना 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती है। 3 प्रोसेसेस कौन कौन सी, एक तो इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन एंड तीसरा टर्मिनेशन। यहाँ पर देखो ये सेटअप है पूरा, इसमें 2 स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये एक तो टेम्पलेट रहेगा, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा। ये दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर क्योंकि मुझे एक ही आरएनए बनाना है, एक ही स्ट्रैंड का आरएनए बनाना है, तो आई कैन नॉट यूज बोथ ऑफ दीज डीएनए स्ट्रैंड्स, आई हैव टू यूज ओनली 1 डीएनए स्ट्रैंड। तो जो मैं यूज करने वाली हूँ दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी फिक्स होती है, दैट इज 3' to 5'। वेयरएज कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी फिक्स रहती है, दैट इज 5' to 3'। एंड एमआरएनए की भी पोलैरिटी फिक्स होती है, दैट इज 5' to 3'। अब यहाँ पे हमें एमआरएनए बनाना है, तो एमआरएनए के हिसाब से चलो।
आरएनए की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो आप उसको देखकर चूज करो कि आप कौन सा डीएनए स्ट्रैंड चूज करोगे। अब अगर मुझे एमआरएनए बनाना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ऑफ कोर्स आई विल यूज सच डीएनए स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। एंड ये कौन है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, and that is why we use template strand that is 3 prime to 5 prime for making the mRNA for the transcription process. अब यहाँ पर promoter है, this middle part is called as structural gene and last part is called as terminator, and ये तीनों होते हैं in the transcriptional unit, and यहाँ पर 3 processes होती है, जल्दी से कर लेते हैं। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है उसको तो सेपरेट किया जाएगा बाय आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक बार उसने सेपरेट कर लिया तो उसको डायरेक्टली आरएनए बनाना नहीं आता है, उसको कोई ना कोई चाहिए रहता है फॉर इनिशिएशन, एंड इसलिए यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आएगा, हम इसको सिग्मा आंटी भी बुलाते हैं। तो सिग्मा आंटी आएगी, वो इनिशिएट करेगी प्रोसेस को, एंड फाइनली यहाँ पर इलोंगेशन प्रोसेस शुरू होगा, और इलोंगेशन में तो ये सिंगल हैंडेडली अपना आरएनए बना लेगा। उसके बाद में ये रुकने का नाम नहीं लेता, दैट इज टर्मिनेशन प्रोसेस, ये खुद से नहीं कर पाता, तो अगेन आई हैव टू कॉल वन आंटी, एंड ये आंटी का नाम है रो आंटी, दैट इज रो फैक्टर। तो रो फैक्टर टर्मिनेटर के ऊपर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिलेगा कि बस अभी स्टॉप करना है हमें और आरएनए नहीं बनाना है। समझ में आ गया? तो इनिशिएशन में ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को ज्वाइन होकर सिग्नल देगा कि चालू करो अभी इलोंगेशन। इलोंगेशन हो गया, उसके बाद में टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आएगा और टर्मिनेटर के ऊपर चिपकेगा, जिससे उसको सिग्नल मिलेगा कि बस अब नहीं बनाना और आरएनए। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, आरएनए तो मिल गया, पर वो आरएनए अभी भी इमेच्योर आरएनए है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, दैट इज एचएनआरएनए है। ये एचएनआरएनए में अभी भी बहुत सारी इमेच्योरिटी है, उसको मेच्योर बनाने की जरूरत है। तो ये मेच्योर बनाने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। यहाँ पर आपको 3 प्रोसेसेस समझने हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 प्रोसेसेस आएंगी। सबसे पहले तो कैपिंग, उसके बाद में स्प्लाइसिंग एंड उसके बाद में टेलिंग। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आरएनए की पोलैरिटी इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका हेड रीजन क्या हुआ, 5 प्राइम हुआ। हेड में क्या पहनते, कैप पहनते, तो कैपिंग कहाँ पर होगा, 5 प्राइम एंड में होगा ना, याद रहेगा अभी। तो 5 प्राइम एंड में कैपिंग होगा। एंड टेल कहाँ पर है, टेल उसका 3 प्राइम एंड में, तो टेलिंग विल हैपन इन द 3 प्राइम एंड, कैपिंग विल हैपन इन द 5 प्राइम एंड, इतना याद रहेगा। एंड स्प्लाइसिंग तो पूरे के पूरे आरएनए में होगा। तो स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो रहा है। अब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बारे में फर्क समझो कि इंट्रॉन वैसे रीजन्स होंगे जो आगे जाके कुछ कोड ही नहीं करने वाले, जो आगे जाके कुछ प्रोटीन ही नहीं बनाने वाले, वेराज एक्सॉन वैसे पार्ट्स होंगे जो आगे जाके कोड करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग के मदद से हम लोग इंट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं with the help of spliceosomes, whereas कैपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट लिखना भूल गए तो ट्राइफॉस्फेट लिख देना। तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है, जिससे हो जाएगा कैपिंग। लास्ट इज टेलिंग, जहां पर पॉली ए टेल लगाया जाता है। एंड फाइनली हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से एचएनआरएनए से ये बन गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैच्योर आरएनए। एंड फाइनली हम ये आरएनए को यूज कर सकते हैं फॉर अवर नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टीआरएनए। अब टीआरएनए को हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल करके भी बुला सकते हैं, यहाँ पर काइंडली नोटेड डाउन कि एडेप्टर भी उसको बुला सकते हैं। एंड ट्रांसफर आरएनए तो है ही इसका नाम, राइट, ट्रांसफर आरएनए तो है ही इसका नाम, एडेप्टर मॉलिक्यूल करके भी बुला सकते हैं। सबसे पहले तो इसका 3D मॉडल और 2D मॉडल आपको समझना है। 2D मॉडल में उसको हम क्लोवर लीफ मॉडल के तरीके से भी जानते हैं, एंड इन्वर्टेड एल मॉडल मतलब 3D मॉडल, ठीक है। 3D मॉडल 2D मॉडल के ऊपर सवाल आता है एग्जाम में, तो याद रख लेना, 2D मॉडल पूछे तो क्लोवर लीफ मॉडल, 3D मॉडल पूछे तो इन्वर्टेड एल मॉडल, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर ना ये क्वेश्चन भी आता है दैट इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड कहाँ पर है, तो इट इज प्रेजेंट इन द 3 प्राइम एंड, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द 3 प्राइम एंड। ट्रांसफर आरएनए हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिटरली अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहा है। तो अमीनो एसिड्स को ये ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए उसको एक तो साइट चाहिए रहेगा, राइट, फॉर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, एंड यही है इन द 3 प्राइम एंड,
ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ एंटीकोडॉन्स, प्रेजेंस ऑफ एंटीकोडॉन्स भी रहते हैं इन द टीआरएनए। अब एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए के ऊपर रहेंगे कोडॉन्स, वेरएस टीआरएनए के ऊपर रहेंगे एंटीकोडॉन्स। तो कोडॉन्स के सीक्वेंसेस को समझने के लिए आपको चाहिए रहेगा उसी का काउंटर पार्ट दैट इज एंटीकोडॉन्स, और वही एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इन द टीआरएनए। एंड द लास्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 3 प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आरएनए हमें मिला, एमआरएनए जो मिला आफ्टर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसके बाद में हम लोग बना रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझो, पॉलीपेप्टाइड मतलब चेन ऑफ अमीनो एसिड, जिसके अंदर आपने मतलब बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड डाल दिए हैं। तो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, फिर से 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन इज इन मेकिंग, ठीक है। तो यही प्रोसेस में हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग अमीनो एसिड की चेन बना रहे हैं, दैट इज पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से ही पता चलता है कि ट्रांसलेशन चालू होने वाला है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द राइबोसोम जो कि सिग्नल दे रहा है कि अब ट्रांसलेशन शुरू करना है। तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम विल बाइंड टू द एमआरएनए, जिससे एमआरएनए को सिग्नल मिलेगा कि चलो अब ट्रांसलेशन शुरू करना है। फिर टीआरएनए के पास में क्या क्या प्रेजेंट है, टीआरएनए जब अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, जैसे हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया कि टीआरएनए के पास 3 प्राइम एंड में अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, तो जब वो जुड़ जाएगा ना तो उससे टीआरएनए ये हो जाता है, चार्ज हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या तो अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी उसको बुला सकते हैं। तो ये दोनों नाम हमें पता होना चाहिए। कब होता है ये, जब टीआरएनए को कोई ना कोई अमीनो एसिड मिल जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड मतलब क्या, जेनेटिक भाषा। जेनेटिक भाषा मतलब क्या कि यहाँ पर ना जो नाइट्रोजनस बेस है वो सारे नाइट्रोजनस बेस 3-3 के ग्रुप में डिवाइडेड है, और उसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। एंड ये ट्रिपलेट कोड जो है दिस इज कॉल्ड एज कोडॉन। तो एक ग्रुप को बोलेंगे कोडॉन, वैसे दूसरे ग्रुप को बोलेंगे कोडॉन। तो कोडॉन विल ऑलवेज बी देयर टू प्रोड्यूस एनी फॉर कोडिंग ऑफ दी एनी अमीनो एसिड, राइट? तो कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाने के लिए आपको कोई ना कोई कोड लगने वाला है, और वही कोड देने वाला है कोडॉन। तो यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बारे में समझना है। तो स्टार्ट कोडॉन में आ जाएगा AUG जो कि मिथियोनिन बना रहा है, एंड इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। तो इसके 2 काम है, देखो टेक्स्ट बुक में दो फंक्शंस लिखे गए हैं। इट इज हैविंग ड्यूअल फंक्शन, कि एक तो ये इनिशिएटर कोडॉन या तो स्टार्ट कोडॉन तरीके यूज होता है, दूसरा कि ये इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, कि अगर ये AUG नहीं दिखा ना तो फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन मतलब कि जो स्टॉप करवा लेगा ट्रांसलेशन। इसमें आ जाएंगे ये 3, दैट इज UAG, UGA एंड UAA। फिर टोटल कितने होते हैं कोडॉन्स, दैट इज 64 कोडॉन्स, राइट? 64 कोडॉन्स में से जो 61 कोडॉन्स है, सिर्फ वही कोडॉन आगे जाके कोई ना कोई प्रोटीन में देने वाले हैं, मतलब अमीनो एसिड बनाने वाले हैं। वेराज 3 कोडॉन्स जो है दैट इज एक्टिंग एज अ स्टॉप कोडॉन, जो कि स्टॉप करवाएंगे ट्रांसलेशन को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक दैट इज लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में पता नहीं क्यों आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, पर आई कैन गारंटी यू आफ्टर दिस ना यू विल बी लाइक इतना इजी था लैकोपेरॉन। चलिए समझते हैं। अभी लैकोपेरॉन में आपको ना ये याद रखना है, दैट इज पीपोजिया। पीपोजिया, ठीक है, याद रखना है। पी मतलब क्या, प्रमोटर। आई मतलब क्या, आई जीन। अब यहाँ पे ये आई, फिर Z, Y, A, ये सारे ना जीन्स है। अब कोई भी जीन आगे जाके ना प्रोटीन बनाता है, दैट इज फॉर श्योर। आई जीन भी एक प्रोटीन बनाएगा, फिर Z भी एक प्रोटीन बनाएगा, Y भी एक प्रोटीन बनाएगा, A भी एक प्रोटीन बनाएगा। तो ये सारे जीन्स कोई ना कोई प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई जीन क्या बना रहा है, आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, राइट? रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, इसका ये एक ड्रॉबैक है कि रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा चुगली करने जाता है टू द ऑपरेटर। मतलब अगर रिप्रेसर को छोड़ दिया ना तो वो भाग भाग के जाएगा टू द ऑपरेटर, और ऑपरेटर को बोलेगा कि लैकोपेरॉन ना ऑफ कर दे, ऑफ कर दे, वैसा वो बोलता है। जैसे कि स्कूल में जो मॉनिटर रहता है वो चुगली करने जाता है ना टीचर को, वैसे ही यहाँ पर मॉनिटर इज रिप्रेसर। तो अगर रिप्रेसर को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया तो फिर ये भाग भाग के चला जाएगा टू दी ऑपरेटर, और फिर ऑपरेटर सिग्नल दे देगा ये ZYA को कि चलो अभी लैकोपेरॉन ऑफ कर दो, ठीक है? इसलिए हमें बेस्ट फ्रेंड ढूंढना होगा ऑफ द रिप्रेसर, दैट इज इंड्यूसर।
तो अगर सिस्टम में इंड्यूसर प्रेजेंट है तो इंड्यूसर क्या कर लेगा, इंड्यूसर विल बाइंड टू द रिप्रेसर और वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर लेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर लेगा, जिससे फिर वो काम नहीं कर सकेगा, वो ऑपरेटर के पास नहीं भाग भाग के जा पाएगा। एंड दैट इज वाई Z, Y और A विल बी फंक्शनल। Z अपना एंजाइम बनाएगा, Y अपना एंजाइम बनाएगा एंड A अपना एंजाइम बनाएगा। और जब ये तीनों एंजाइम्स फंक्शनल होंगे तब जाके लैकोपेरॉन विल बी ऑन। तो यहाँ पर ना ये तीनों के सिक्रीशंस पता होने चाहिए, जैसे कि Z क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y क्या बनाता है, परमीएज, A क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये सारे एंजाइम्स आपको नाम पता होने चाहिए, और अगर ये तीन एंजाइम्स होंगे तो ही लैकोपेरॉन ऑन बोलेंगे। अगर ये तीन एंजाइम्स फंक्शनल नहीं है, ये जीन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो लैकोपेरॉन विल बी ऑफ। और ये ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटर के पास में ये रिप्रेसर चला गया चुगली करने, इंड्यूसर तो प्रेजेंट नहीं था, पर यहाँ पर क्योंकि इंड्यूसर प्रेजेंट था तो ये रिप्रेसर के साथ संबंध बनाने लगा, इनएक्टिव कर लिया रिप्रेसर को, फिर ऑपरेटर के पास कोई नहीं गया तो Z, Y और A एक्टिवेट हो गए और लैकोपेरॉन ऑन रह गया। समझ में आ गया? सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर जो HGP वाला टॉपिक है ये तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है एज सच, एंड दैट इज वाई वो आपको खुद से कर लेना है। HGP का छोटा सा पैराग्राफ है खाली, तो उसमें पॉइंटर्स लिखे गए, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन टेक्स्ट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में या तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अ कृषि मैम, कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय एवरीवन।